नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम नॉलेज। तो चलिए आज हम फिर पढ़ते हैं एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर नंबर 4। ठीक है, चैप्टर नंबर जो 4 है वो है मुगल साम्राज्य। आज हम पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य। ठीक है, मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे कि मुगल साम्राज्य क्या था और मुगल साम्राज्य में कौन कौन शासक थे, कितने लोगों ने मुगल साम्राज्य में अपना शासन किया। ठीक है, तो अगर हम मुगलों की परिचय की बात करें तो मुगलों का परिचय स्टार्टिंग में हम देख लेते हैं, इनका क्या परिचय था, उनका क्या अस्तित्व था और मुगल साम्राज्य कहाँ तक फैला हुआ था। ठीक है, मुगल था वो मुगल मध्य एशिया से भारत आए हुए थे। मुगल के जो लोग थे वो मध्य एशिया से भारत आए हुए थे। इनके जो पूर्वज थे यानी कि तैमूर और चंगेज खान थे। मुगल साम्राज्य के जो पूर्वज थे वो तैमूर और चंगेज खान थे। मुगल तुर्क मंगोल नस्ल से, देखिए जो मुगल की जो नस्लें थी वो तुर्क मंगोल नस्ल की थी और ये धीरे धीरे भारत में एक बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित कर लिया है। यानी कि जो मुगल लोग थे वो मध्य एशिया से भारत आए हुए थे और इनके जो पूर्वज थे वो तैमूर थे और चंगेज खान, और इनकी जो नस्लें थी वो तुर्क मंगोल नस्लें थी जो धीरे धीरे भारत में आकर बस गए और धीरे धीरे भारत में एक अपना बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित कर लिया। मुगलों की शुरुआत की अगर हम बात करें तो मुगल की शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी बाबर से। मुगल की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी बाबर से, जिसने 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराया और दिल्ली पर कब्जा किया। मुगलों की ये पहली शुरुआत थी। यानी कि बाबर ने पानीपत की जो 1526 में जो पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था उसमें इब्राहिम लोदी को बाबर ने हराया था और दिल्ली पर फिर कब्जा कर लिया। दिल्ली पर कब्जा करने के बाद फिर मुगलों का जो शासन था करीब 300 साल तक भारत में था। करीब 300 साल तक मुगलों का जो शासन था वो करीब 300 साल तक भारत के बड़े इलाकों पर रहा है। तो मुगल शासक जैसे कि बाबर को जो शासन था वो लमसम 4 साल यानी कि 1526 से 1530 ईस्वी मध्य एशिया से बाबर आया था। भारत में मुगल शासन की नींव रखी तो वो थे बाबर। भारत में अगर मुगल शासन की जो नींव रखी वो बाबर ने रखी थी और पानीपत की पहली लड़ाई में जीत हासिल की बाबर ने और कम समय में मृत्यु हुई वो थे बाबर। ठीक है, यानी कि जो मुगल साम्राज्य की जो एक स्थापना के रूप में अगर देखा जाए तो वो बाबर थे। बाबर ने ही 1526 में पानीपत की लड़ाई की जिसमें इब्राहिम लोदी को हराया। इब्राहिम लोदी को हराने के बाद वो दिल्ली पर कब्जा कर लिया और सबसे कम समय में इनकी मृत्यु भी हुई। यानी कि सिर्फ ये 4 साल तक ही मुगल साम्राज्य पर शासन कर पाए, उसके बाद ये कम समय में इनकी मृत्यु हो गई। अब हम बात करते हैं हुमायूं। हुमायूं का जो कार्यकाल था वो 1530 से 1540 फिर 1555 से 1556, यानी कि मोटा मोटा देखें तो 10 साल इधर फिर 1 साल उधर। यानी कि हुमायूं ने 2 बार मुगल शासन पर राज्य किया। अब हुमायूं ने राजपूतों और शेर शाह सूरी से संघर्ष किया। हुमायूं ने राजपूतों और शेर शाह सूरी से संघर्ष किया और कुछ समय भारत से बाहर भी रहा। जैसे कि 1530 से 1540 तक मुगल साम्राज्य पर शासन किया। उसके बाद फिर वो चले गए, भारत से बाहर चले गए। उसके बाद फिर आने के बाद वो 1555 से 1556 तक 1 साल तक फिर भारत आए। भारत आने के बाद फिर वो 1 साल तक दोबारा सत्ता प्राप्ति की। ठीक है, पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर उनकी मृत्यु हुई थी। यानी कि जो हुमायूं की जो मृत्यु हुई थी वो पुस्तकालय, उनका एक बहुत बड़ा पुस्तकालय था, वो अक्सर वहीं जाया करते थे। तो पुस्तकालयों की जो सीढ़ियाँ थी उस पर वो लुढ़क गए, उससे उनकी वहाँ पे मृत्यु हो गई। यानी कि हुमायूं एक ऐसा शासक था जो मुगल साम्राज्य पर 2 बार शासन किया, एक बार 10 साल, एक बार 1 साल। 10 साल के बाद वो भारत से कुछ दिनों के लिए, कुछ सालों के लिए बाहर चला गया था। उसके बाद वो आके दोबारा सत्ता पर शासन किया, लेकिन वो ज़्यादा दिन तक नहीं रहा क्योंकि वो 1 साल बाद उसकी मृत्यु हो गई। यानी कि हुमायूं ने 2 बार मुगल साम्राज्य पर शासन किया। अब बात करते हैं अकबर की। अकबर ने जो शासन किया, अकबर सबसे महान मुगल शासक माना जाता है।
अकबर जो था वो सबसे महान मुगल शासक था। 1556 से 1605 तक, यानी कि हुमायूं के बाद अगर किसी ने शासन किया है सबसे ज़्यादा कार्यकाल जो था वो था अकबर का। अकबर ने जो अपना शासन किया वो 1556, यानी कि हुमायूं की मृत्यु के बाद फिर अकबर को शासन सत्ता का शासन के रूप में इनको अपनी सारी चीज़ें मिली। फिर ये 1556 से 1605 सबसे महान मुगल शासक माना जाता है वो थे अकबर। सबसे ज़्यादा कार्यकाल अकबर जी का था। ठीक है। बड़े बड़े प्रदेश जीते अकबर ने। बड़े बड़े जो राज्य होते थे बड़े बड़े, उनको इन्होंने, क्योंकि इन्होंने काफ़ी सालों तक राज किया मुगल शासक, तो ये बड़े बड़े प्रदेश जीते। बड़े बड़े प्रदेश जीते, सबका साथ सबका विकास जैसी नीति अपनाई, धार्मिक सहनशीलता थी इनके अंदर, और नवा प्रणाली, नई प्रशासनिक व्यवस्था का इन्होंने उजागर किया। कला और संस्कृति का विकास भी किया। कला और संस्कृति का विकास किया। अब जैसे कि अकबर के बाद जो चौथा जो शासक था वो था जहांगीर। जहांगीर का जो शासन था वो मोटा मोटा देखें तो हम 21-22 साल जहांगीर का शासक था, यानी कि 1605 से 1627 ईस्वी तक जहांगीर का शासन चला। ये कला और प्रेमी के काफ़ी प्रेमी थे। ये कला जैसे कि चित्रकला और डिजाइन, इसके जहांगीर जो थे वो चित्रकला और डिजाइन जो चित्र वस्तुएं होती थी उनकी वो काफ़ी दिलचस्पी और काफ़ी प्रेमी माने जाते थे। और ये न्यायप्रिय थे, मतलब कि इनके अंदर एक अच्छी मानवता थी, जो न्याय के प्रति हमेशा ये समर्पित रहते थे, अन्याय के ये खिलाफ रहते थे, यानी कि ये न्याय के प्रति ये हित में रहते थे कि चीज़ें न्याय के रूप में ही दर्शानी चाहिए। ठीक। नूरजहां का बड़ा प्रभाव था, यानी कि जहांगीर पर नूरजहां का बहुत बड़ा इनके ऊपर प्रभाव रहता था। तो ये जहांगीर का था। अब शाहजहां की बात करें। शाहजहां ने 1628 से 1658 ईस्वी तक, यानी कि मोटा मोटा देखें तो हम वही 25-30 साल शाहजहां ने भी राज किया। अब शाहजहां ने ताजमहल बनवाया, जैसे कि आप सबको पता है, अपने बेगम की याद में उसने ताजमहल बनवाया। शाहजहां ने ताजमहल बनवाया, लाल किला बनवाया, जामा मस्जिद बनवाया, वास्तुकला का स्वर्णकाल बनवाया। शासन के अंत में औरंगजेब से संघर्ष भी किया, यानी कि शाहजहां ने औरंगजेब से अपना संघर्ष भी किया। अब औरंगजेब 1658 से 1707 ईस्वी तक औरंगजेब का शासन रहा, क्योंकि शाहजहां के बाद से जो शाहजहां और औरंगजेब के बीच में युद्ध भी हुआ, जिसमें शाहजहां पराजित हुआ। औरंगजेब ने फिर अपना मुगल साम्राज्य पे राज किया। तो औरंगजेब जो था वो 1658 से 1707 ईस्वी तक औरंगजेब ने साम्राज्य पर अपना विस्तार पूर्ण रूप से काबिज कर लिया। अब पूरे साम्राज्य में सबसे बड़ा विस्तार दिया औरंगजेब जो था। पूरे साम्राज्य पर औरंगजेब ने पूरे साम्राज्य पर सबसे बड़ा विस्तार किया, कठोर शासन किया, कई विद्रोह किए, और दक्षिण में लंबे युद्ध साम्राज्य से, यानी कि दक्षिण में जो एक लंबा युद्ध चला था औरंगजेब का, वहाँ से इनका जो साम्राज्य था वो काफ़ी कमज़ोर पड़ गया, क्योंकि वो एक लंबे समय तक युद्ध चला, जिसमें उनकी बहुत सी परिस्थितियाँ उनके खिलाफ चली गईं, जिससे वो धीरे धीरे औरंगजेब दक्षिण में कमज़ोर पड़ते गए। तो वहाँ से इनका जो शासन था 1707 तक ख़त्म हो गया। फिर क्या हुआ कि मुगल का जो प्रशासन था, मुगल का प्रशासन बहुत ही संगठित था, यानी कि राजा यानी बादशाह सर्वोच्च होता था, उसकी बात अंतिम मानी जाती थी। मुगल शासन में क्या होता था कि जो बात राजा कह देता था वो सर्वोच्च होता था, वही बात अंतिम मानी जाती थी, यानी कि राजा यानी कि बादशाह जो मुगल शासन का जो राज करता था, और उसकी जो बात होती थी वो किसी भी चीज़ पर अगर अडिग रहते थे तो उनकी बात जो होती थी वो अंतिम मानी जाती थी। यानी कि मुगल प्रशासन बहुत ही संगठित था, और उसकी जो बातें होती थी वो अंतिम तौर पर निर्णय के रूप में होती थी। अब मनसबदारी प्रणाली, अकबर ने सेना और प्रशासन को चलाने के लिए व्यवस्था बनाई थी। अकबर ने सेना और प्रशासन को चलाने के लिए व्यवस्था बनाई थी, जिसे मनसबदारी होते थे, वो होते थे अधिकारी। हर मनसबदार के पास निश्चित संख्या में सैनिक और घोड़े होते थे। मनसब के आधार पर वेतन दिया जाता था, यानी कि जो उनकी मनसब
के आधार पे, जो उनकी संख्या होती थी उसके आधार पे उनको वेतन प्रणाली दी जाती थी। जागीरदारी व्यवस्था। जागीरदारी व्यवस्था, मनसबदार को वेतन की जगह जागीर मिलती थी। यानी कि जो मनसबदार थे उनको मनसबदार वेतन की जगह जागीर मिलती थी। वेतन की जगह जागीर मिलती थी। जागीर से मिलने वाला राजस्व उसका वेतन माना जाता था। जागीर से जो मिलता था वो उसका वेतन के तौर पर सारी चीज़ें मानी जाती। इससे मुगल प्रशासन का बहुत मजबूत नीति अपनाते हुए चले गए। ठीक है, अब इसे कि राजपूत नीति। राजपूत नीति की अगर हम बात करें तो अकबर की सबसे बड़ी जीत उसके सैन्य बल से नहीं बल्कि उसकी समझदारी से हुई थी। उसने राजपूतों के साथ दोस्ती की थी। राजपूती नीति जो थी वो अकबर के बहुत ही करीबी, बहुत ही अच्छी नीति थी, क्योंकि अकबर ने राजपूतों के साथ सैन्य अभ्यास किया और राजपूतों के साथ एक अच्छी दोस्ती की, जिससे अकबर की जो सबसे बड़ी सैन्य बल थी वो राजपूतों की नीति से बहुत ही अच्छी साबित हुई। ठीक है, जैसे कि उनसे विवाह संबंध बनाए राजपूतों से। ठीक, उनको बड़े पद दिए, उनको सम्मान दिया। इससे क्या हुआ कि जो अकबर और राजपूत की जो नीति थी उन दोनों में काफ़ी दिलचस्पी हुई और दोनों में प्रेम प्रभाव का एक अलग ही विस्तार हुआ, जिससे कि अकबर की जो सेना थी वो और मजबूत होती गई, क्योंकि उन्होंने राजपूतों की जो स्त्रियां होती थी, जो उनके यहाँ लड़कियां होती थी, अकबर ने उनके विवाह के संबंध बनाए और उनको राजपूतों के एक बड़े पद पर उनको बैठाया, यानी कि एक बहुत ही बड़ा पद देते थे अधिकारी के रूप में उनको, और उनको सम्मान भी देते थे। इससे क्या राजपूत लोग खुश रहते थे, तो अकबर के साथ में रहते थे, तो राजपूत और अकबर की दोनों की मित्रता हुई, जिससे उनकी मित्रता से उनकी जो सैनिक जो बल था वो काफ़ी अच्छा और स्ट्रांग और मजबूत रहा। ठीक है, राजपूतों ने वफादारी से अकबर का साथ दिया। राजपूतों ने कभी गद्दारी नहीं की अकबर जी के साथ, क्योंकि राजपूतों ने वफादारी के साथ अकबर का साथ दिया। इससे मुगल साम्राज्य बहुत मजबूत हो गया। क्योंकि राजपूत नीति और अकबर की जो नीति थी वो दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब हो गई थी। इससे मुगल साम्राज्य की मजबूती, इसीलिए अकबर जी का जो कार्यकाल था वो काफ़ी दिनों तक चला, क्योंकि राजपूत नीति से अकबर जी को काफ़ी सहानुभूति मिलती थी। अब अकबर ने धार्मिक नीति भी अपनाई। जो धार्मिक नीति थी वो सुलह कुल थी। अकबर ने सुलह कुल की नीति अपनाई, जिसका मतलब होता था कि सब धर्मों के साथ समानता और शांति हो। देखिए, अकबर जी के अंदर कोई भेदभाव नहीं रहता था। अकबर जी का कहना ये था कि जो भी धार्मिक लोग हैं, जिनकी जो अपनी परंपरा, अपनी धार्मिक नीतियां हैं, तो वो किसी धार्मिक के खिलाफ नहीं जाते थे। वो कहते थे कि जो सबका धर्म, वो अपने धर्म के साथ समानता रखें और अपने धर्म के साथ शांति का परिचय देते, अपने धर्म के साथ शांति के रूप में अपना वर्चस्व जारी रखें। यानी वो किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं रहते थे। वो सपोर्ट करते थे कि जिसका जो धर्म हो वो अपने धर्म के खिलाफ न रहे और किसी भी धर्म के खिलाफ उलझाने और किसी भी तरीके का दुष्परिणाम न करने की हिदायत देते थे। उसने जिजिया कर था उसको हटा दिया। जो अकबर ने जिजिया कर हटा दिया। जिजिया कर सभी धर्मों के विद्वानों को बुलाकर चर्चा की और एक नया विचार दीन इलाही प्रस्तुत किया। यानी कि अकबर ने जजिया कर हटा दिया और सभी धर्मों को विद्वानों को बुलाकर एक अच्छी चर्चा की, जिससे एक नया विचार प्रदान किया और नए उस विचार में दीन इलाही की प्रस्तुति की। दीन इलाही, जबकि औरंगजेब की नीति इसके उल्टा थी। उसने जजिया कर वापस लगाया था। जो जजिया कर था औरंगजेब ने ही जजिया कर वापस लगाया था और ये कई धार्मिक सीमाएं लागू की थी। इससे कई विद्रोह हुए थे। जजिया कर जो एक प्रकार का कर होता था, जो लगता था वो कर लोग देते थे। ठीक है, अब हम बात कीजिए मुगल सेना और युद्ध। मुगल की सेना बड़ी और अनुशासित थी, यानी कि घुड़सवार थे, पैदल सैनिक थे, तोपखाना थे, हाथी थे। ये मुगल की सेना थी, यानी घुड़सवार, पैदल सैनिक, तोपखाना और हाथी। ये मुगल सेना के युद्ध की रणनीति के तौर पर ये सेना मजबूत और अनुशासित रहती। अकबर के समय में तोपों और बंदूकों खूब प्रयोग हुआ। शाहजहां के समय तक मुगल सेना दुनिया के सबसे उन्नत सेनाओं में से एक मानी जाती थी। मुगल शासक लगातार युद्ध में रहे, क्योंकि
धीरे धीरे राज और पाट बदलता रहा। एकाएक करके शासन के तौर पर लोग आते रहे। लगातार युद्ध में ना राजपूत, अफगान, दक्षिण के सुल्तान और मराठा औरंगजेब के समय में थे। यानी कि राजपूत, अफगान, दक्षिण के सुल्तान और मराठा यानी कि औरंगजेब के समय, इन युद्धों ने साम्राज्य को कभी मजबूत कभी कमज़ोर किया है। ये जो राजपूत और अकबर के बीच में जो मित्रता थी, अफगान से दक्षिण के सुल्तान और मराठा जैसे औरंगजेब, ये 3-4 लोगों के बीच में युद्ध अक्सर चलता रहता था। तो इससे क्या हुआ, कभी साम्राज्य कभी मजबूत हुआ तो कभी कमज़ोर हुआ। ठीक है, अब हम बात करते हैं कला, संस्कृति और स्थापत्य। मुगल ने भारत में शानदार इमारतें बनाई, जैसे कि ताजमहल शाहजहां ने बनवाया, लाल किला शाहजहां ने बनवाया, फतेहपुर सीकरी, हुमायूं का मकबरा, जामा मस्जिद शाहजहां ने बनवाया। ठीक, मुगलों ने शानदार इमारतें भी बनवाई। इनकी कला की खासियत की बात करें अगर हम, तो जैसे कि सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग किया, लाल पत्थर का प्रयोग किया, नक्काशी यानी अच्छी डिजाइन, फूलों की डिजाइन की गुंबद बनवाए बड़े बड़े और बड़े बड़े बाग बनवाए। ठीक, मुगल साम्राज्यों ने सफ़ेद संगमरमर, लाल पत्थर, नक्काशी, फूलों की डिजाइन, गुंबद बड़े बड़े इनकी कला की खासियत थी। मुगलों ने साहित्य यानी कि संगीत, चित्रकला, हस्तशिल्प को भी बढ़ावा दिया। मुगलों ने साहित्य, संगीत, चित्रकला और हस्तशिल्प को भी बढ़ावा, यानी कि हाथ से जो चीज़ें बनाई जाती थी उनको भी उन्होंने बढ़ावा दिया और मिनिएचर पेंटिंग का भी विकास किया। अब हम बात करते हैं मुगल साम्राज्य का पतन कैसे हुआ। जो मुगल साम्राज्य का जो पतन हुआ, वो मुगल साम्राज्य का पतन कैसे, मुगल साम्राज्य जैसे कि औरंगजेब की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1707 में। जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो मुगलों में सत्ता का संघर्ष हुआ। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगलों में सत्ता का संघर्ष हुआ, तो इससे शासक जो था शासक कमज़ोर हो गया। प्रांतों में विद्रोह हुआ, मराठों की शक्ति बढ़ गई, जिससे कि नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के हमले हुए। अंग्रेज़ों का बढ़ता प्रभाव, यानी कि जब औरंगजेब की मृत्यु के बाद इन लोगों में संघर्ष रूपी एक अभियान जारी हो गया है, जिससे कि मुगलों में संघर्ष, सत्ता का संघर्ष हुआ। सत्ता का संघर्ष हुआ तो जो शासक थे वो शासक कमज़ोर हो गया। शासक कमज़ोर होने से जो प्रांत थे उनमें विद्रोह होना चालू हो गया। जब विद्रोह हुआ तो मराठा जो मराठी लोग थे उनकी शक्ति बढ़ गई, क्योंकि जो प्रांतों में विद्रोह तो उनकी शक्ति बढ़ गई। शक्ति बढ़ने से नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के हमले हुए। हमले होने के बाद फिर अंग्रेज़ों का वर्चस्व, उनका जो प्रभाव था वो बढ़ता गया। जब बढ़ता गया, इन कारणों से मुगल साम्राज्य में धीरे धीरे टूट पड़ गए। टूट पड़ने से फिर 1857 के विद्रोह के बाद अंतिम मुगल बादशाह जो था वो 1857 के बाद मुगल बादशाह का जैसे ब्रिटिश निकाल लिया और मुगल शासन हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। ठीक, मुगल साम्राज्य धीरे धीरे टूट गया। 1857 के विद्रोह के बाद अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को ब्रिटिशों ने देश से निकाल दिया और मुगल शासन हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है कि जब औरंगजेब की मृत्यु के बाद, क्योंकि औरंगजेब की जब मृत्यु हो गई तो सत्ता का संघर्ष हुआ। सत्ता के संघर्ष में जो शासक था वो कमज़ोर होता गया। प्रांतों में विद्रोह भी हुआ। प्रांतों में विद्रोह होने जो मराठा लोग थे उनकी जो शक्ति का वर्चस्व बढ़ गया, क्योंकि जो शासक था वो कमज़ोर होता गया। इससे क्या हुआ कि अंग्रेज़ों का वर्चस्व बढ़ा। अंग्रेज़ों का वर्चस्व बढ़ते हुए फिर जो 1857 का जब विद्रोह हुआ था अंग्रेज़ों के बीच में, जो 1857 की जो पहली गोली चली थी, उस विद्रोह में जो मुग़ल शासक का जो अंतिम जो मुग़ल बादशाह था वो बहादुर शाह जफर था। बहादुर शाह जफर को ब्रिटिशों ने उनको देश से बाहर निकाल दिया। जब देश से बाहर निकाल दिया तो यहाँ से मुग़ल शासन हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। ठीक है, ये हमारा फाइनली चैप्टर कंप्लीट हुआ, यानी कि चैप्टर नंबर जो 4। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइक करिए, कमेंट जरूर करिए। अभी तक कमेंट नहीं आ रहे हैं आप लोग के, तो कमेंट करिए। कमेंट करके बताइए टॉपिक कैसा लगा और क्या इसमें कमियां रह गई हैं। तो आप लोग जब कमेंट करके बताएंगे तो उन चीज़ों को हम और सुधार करेंगे। ठीक है, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है एग्ज़ाम नॉलेज, तो प्लीज़ जाके आप लोग उसको ज्वाइन करिए। उस पर जो भी नोट्स हैं, PDF है, जो भी चीज़ें हैं उस पर हम आपको शेयर करेंगे, तो आसानी से वो चीज़ें आपको मिल सकते हैं। ठीक है, तो फिर हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।